देखो एग्जाम के हिसाब से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं लेके आया हूँ आपके लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, एफटीए। हम सुनते हैं एफटीए, भारत ने किसी देश के साथ, ठीक है, रहने दो, छोड़ दो, रहने दो, ज़्यादा गोरा में ये फिर खराब हो जाता है, ठीक है। तो हम एक वर्ड सुनते हैं एफटीए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, लेकिन ये सिर्फ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता नहीं है। ये क्या है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, क्या है? तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये किसी देश के साथ, जैसे भारत ने अभी, हमने न्यूज़ में पढ़ा है, यूरोपियन यूनियन के साथ भारत ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया, ठीक है। तो भारत ने यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या है ये हम सबसे पहले समझ लेते हैं। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मतलब दो या दो से अधिक देशों के बीच एक ऐसा समझौता है जिसमें वे आपस में व्यापार आसान बनाते हैं, है ना। ट्रेड एग्रीमेंट है। ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब हो जाता है, जैसे आप इसे इस तरह से कहानी से समझ सकते हो, दो देशों के बीच व्यापार होता है। तो व्यापार में एक शुल्क लगाया जाता है ना। किसी देश में आप ऐसे समझो कि आयात होता है या निर्यात होता है। मान लो भारत में कहीं से कोई सामान आ रहा है तो हम उसे कहते हैं आयात। इस पर भारत सरकार एक टैक्स लगाती है, एक कर लगाती है। कर क्यों लगाती है इसे हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा हुआ है, इसे हम फिर से एक बार इसे नहीं पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा समझना बहुत जरूरी है कि किसी देश से भारत में कोई सामान आया तो हम उसे कहते हैं इंपोर्ट या आयात। इस पर भारत सरकार का मन है तो उस पर एक टैक्स लगा देती है, जिसे हम कहते हैं सीमा शुल्क या कस्टम ड्यूटी। सीमा शुल्क या कस्टम ड्यूटी कहते हैं। ये क्यों लगाया जाता है थोड़ा ध्यान रखना है। ये इसको लगाने के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जिसे अभी पढ़ेंगे हम तो ये टॉपिक हमारा बहुत बड़ा हो जाएगा। लेकिन आप ऐसा समझो कि अगर ये शुल्क लगाया जाता है तो दो देशों के बीच व्यापार बाधित होता है, व्यापार में रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं इस शुल्क की वजह से। अगर ये ज्यादा है, दोनों देश ज्यादा से ज्यादा लगाएं, भारत में सामान आए, भारत ज्यादा से ज्यादा लगा दे, भारत का सामान कहीं और जाए, ज्यादा से ज्यादा लगा दे वो देश, तो इससे क्या होता है, देशों के बीच व्यापार रिस्ट्रिक्टेड होता है, बाधित हो जाता है। तो सामान्यतः देश ये कोशिश करते हैं कि व्यापार ज्यादा से ज्यादा व्यापार हो, है ना, हमारा सामान ज्यादा से ज्यादा दूसरे देशों में जाए। हमारा उद्देश्य यही होता है कि हमारा सामान ज्यादा से ज्यादा दूसरे देशों में जाए, तो दूसरा देश भी तो यही समझेगा, सोचेगा कि हमारा सामान भी भारत में जाए। तो व्यापार दुनिया के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। हम अच्छी अच्छी चीज बनाएं, दूसरे देशों में उसे भेजें, तो इससे हम पैसा कमा सकते हैं। तो सामान्यतः व्यापार को रिस्ट्रिक्शन फ्री किया जाता है। रिस्ट्रिक्शन जो शुल्क के रूप में, टैक्स के रूप में हम लगाते हैं, उसे फ्री किया जाता है, जिसके कई सारे मेथड होते हैं। उनमें से एक जो है, सिंपल जो वर्ड हम डिस्कस करते हैं, वो होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब हो जाता है आयात शुल्क, जो अभी मैंने डिस्कस किया, आयात शुल्क को कम करना या खत्म कर देना, दोनों हो सकता है। कम करना या खत्म कर देना। नियम सरल बनाना, समझ रहे हो, नियम सरल बनाना। निवेश बढ़ाना, निवेश, इसमें निवेश, दूसरे देश भारत में आके निवेश करें, निवेश आसान तरीके से हो, तो निवेश को सरल बढ़ाना या निवेश के लिए नियम सरल करना, ये सारी चीजें आ जाती है इत्यादि। अब मैंने इसे यूपीएससी के अकॉर्डिंग बनाया है, तो यूपीएससी के लिए अलग अलग प्रकार के ट्रेड एग्रीमेंट जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब समझते हैं, इसके अंदर सिर्फ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, उनको हमें वन बाय वन समझना है। तो सबसे पहला है हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है। इसमें देश आपस में अधिकांश वस्तुओं पर इंपोर्ट ड्यूटी, वही इंपोर्ट ड्यूटी जिसे मैंने कहा था आयात शुल्क, कम या खत्म कर देते हैं, ठीक है, हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था। सामान का व्यापार आसान हो जाता है, टैरिफ या कर कम हो जाता है, हर देश अपनी अलग बाहरी ट्रैफिक टैरिफ नीति रख सकता है। अब इसे सिंपल समझो, इतना ज्यादा इस पे जो मैंने लिखा है इसकी जरूरत नहीं है, मैं आगे बताऊंगा। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब वो हो गया, सिंपल समझ लिया हमने कि व्यापार को आसान बनाना, शुल्क को कम कर देना, टैक्स को कम कर देना, ये हो गया सिंपल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है। अब एक होता है हमारा, दूसरा होता है प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, पीटीए। प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट जो होता है वो थोड़ा सा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से डिफरेंस होता है। प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है, कुछ वस्तुओं पर व्यापार, बस दोनों में अंतर ये है। प्रिफरेंशियल जहां पर, जैसे हम किसी देश के साथ करते हैं प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, का मतलब क्या हो जाता है, कुछ चीनी हुई, भाई हमारे देश से तेरे देश में चीनी जाएगी, तेरे देश से हमारे देश में अमरूद आएगा, तो इन चीजों पर शुल्क में कटौती कर देते हैं, ठीक है। तो दोनों में अंतर है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का एरिया बहुत बड़ा हो जाएगा, प्रेफरेंशियल का थोड़ा छोटा हो जाएगा, कुछ वस्तुओं पर, ठीक है। इसे हम कहते हैं प्रेफरेंशियल, का मतलब क्या हो जाता है, कुछ वस्तुओं पर या कई सारी वस्तुओं पर। देखो यह एफटीए से छोटा स्तर होता है, इसमें सभी वस्तुओं पर नहीं बल्कि कुछ चुनी हुई वस्तुओं पर टैक्स कम कर दिया जाता है, ओके। नेक्स्ट, ये थोड़ा बड़ा होता है। अब हम आगे जाते हैं, उसे हम कहते हैं सीईपीए। ये एक बहुत बड़ा टर्म है, इसे समझना बहुत जरूरी है, सामान्यतः इसे लोग समझ नहीं पाते हैं। सीईपीए, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट।
कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, यह एफटीए का बड़ा और एडवांस रूप है, यह फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का बड़ा रूप है। ठीक है, पहले स्थान पर किसे रखेंगे? पीटीए, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, दूसरे स्थान पर किसे रखेंगे? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, और तीसरे स्थान पर किसे रखेंगे? कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। सबसे बड़ा ये हो गया तीनों में। ठीक है, इसमें क्या है देखो, उसमें क्या था? सिर्फ गुड्स था, इसमें केवल गुड्स ही नहीं, सर्विस, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, डिजिटल ट्रेड इत्यादि सभी शामिल हो सकते हैं। इसका मतलब वो एफटीए से बड़ा है। ठीक है, एफटीए में क्या था? सिर्फ गुड्स थे, केवल गुड्स थे, केवल गुड्स थे। पीटीए में केवल गुड्स, लेकिन कुछ गुड्स, एफटीए में बहुत सारे गुड्स, और सीईपीए में गुड्स ही नहीं, गुड्स के साथ सर्विस, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, डिजिटल ट्रेड इत्यादि शामिल होते हैं। इसका एरिया थोड़ा सा क्या हो गया? बड़ा हो गया, है ना। अब किसके साथ भारत ने क्या क्या किया है ये मैं आगे बताऊंगा आपको। देखो, इसी के बाद एक और आ जाता है यहां पर, वो सीईपीए था, यहां पर एक आ गया सीईसीए, कुछ नहीं है, छोटा सा नाम का अंतर है। सीईसीए, सीईसीए कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन एग्रीमेंट, यहां पर कॉपरेशन है और वहां पर क्या था? पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ठीक है, ये दोनों में अंतर है, ये पार्टनरशिप और ये कॉपरेशन कुछ नहीं है, सिंपल है। बस समझ लो कि किसी देश के साथ हम थोड़ा, हमारा ज्यादा दिल मिल जाता है ना, ज्यादा दिल मिल जाता है तो हम सोचते हैं थोड़ा सा नहीं, सीईपीए से ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया, सीईसीए, इसमें ऐसे गले मिलके हम बात करते हैं, है ना। इसमें क्या है? सीईपीए में पार्टनरशिप है, सीईसीए में क्या है? कॉपरेशन है। ये दोनों में अंतर है, कुछ नहीं है इसके अलावा, कोई डिफरेंस नहीं, बस थोड़ा ज्यादा याराना है हमारा। ठीक है, तो ये सीईपीए और सीईसीए दोनों में काफी समानता है। अब सिंगापुर के साथ ज्यादा याराना है, हमने सीईसीए कर लिया। ठीक है, अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है जिसे हम कहते हैं कस्टम यूनियन। ये ध्यान रखना है, अब ये कस्टम यूनियन जैसे दो तीन टर्म आएंगे, इसे हम समझेंगे सिर्फ यूरोपियन यूनियन के कॉन्टेक्स्ट में। यूरोपियन यूनियन एक ऑर्गेनाइजेशन है, यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन आज जहां पर है वहां पर कई स्टेप से होता हुआ वो पहुंचा है, कई स्टेप से होता हुआ। आज यूरोपियन यूनियन में आप देखोगे क्या है, क्या क्या है यूरोपियन यूनियन में? सभी देश में कोई व्यापार कर नहीं लगाया जाता है ना, सभी देशों में कोई एक्स्ट्रा शुल्क नहीं लगाया जाता है, किसी देश के लोग किसी भी देश में फ्रीली जा सकते हैं जो उस यूनियन में मेंबर है, किसी देश के लोग फ्रीली बिना वीजा वजा के सामान्यता। एक देश मान लो जर्मनी है, उसका कोई व्यक्ति अगर फ्रांस में जाके जॉब करना चाहे तो फ्रीली जॉब करेगा, जॉब करके आ जाएगा, है ना। तो ये यूरोपियन यूनियन में करेंसी सेम है। तो आपको क्या लगता है ये एक बार में यहां पहुंचा है? नहीं, धीरे 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 वहां पर पहुंचा है। शुरुआत इसकी कहां से हुई है? कस्टम यूनियन। कस्टम, दो देशों के बीच व्यापार होगा और उसमें हम टैक्स नहीं लगाएंगे, इसी को हम कहते हैं कस्टम यूनियन। तो पहले कई सारे देश मिलकर क्या हुआ? एक यूनियन बनाया। तो हुआ क्या? दो देशों के बीच समझौता हुआ कि हम एक दूसरे से टैक्स नहीं लेंगे, और ये समझौता जितने भी देश हमसे आकर जुड़ जाएंगे सबके साथ ये समझौता अप्लाई होगा। तो क्या हो गया? ये हो गया कस्टम यूनियन। दो देशों ने या तीन देशों ने या चार देशों ने, यूरोपियन यूनियन के मेंबरशिप की जब शुरुआत हुई होगी तो पहले कितने देश होंगे? तीन या चार होंगे देश। तो इनके बीच में एक समझौता हुआ कि हम आपस में टैक्स नहीं लेंगे, और फिर ये समझौता उन सब पर लागू हो जाएगा जो आकर इसका मेंबर बनेंगे। तो ये क्या हो गया? एक यूनियन हो गया। ठीक है, ओके। तो क्या है? सदस्य देश आपस में फ्री ट्रेड करते हैं और बाहरी देशों पर समान टैरिफ लगाते हैं, बाहरी देशों पर समान टैरिफ लगाते हैं। उदाहरण यूरोपियन यूनियन का कस्टम अरेंजमेंट ये है हमारा। अब आ जाता है क्या हमारे पास? दूसरा आ जाता है कॉमन मार्केट। अब देखो, कस्टम यूनियन पहले हमने बनाया और उसमें हमने क्या किया? लोगों और सेवाओं की फ्री मूवमेंट कर दी। तो क्या हो गया? वो बन गया अब कॉमन मार्केट। यूरोपियन यूनियन ने कॉमन मार्केट, हमने कस्टम यूनियन में क्या जोड़ दिया? लोगों और सेवाओं की फ्री मूवमेंट। लोगों और सेवाओं की फ्री क्या होता है? गुड्स, सर्विस, कैपिटल, लेबर इत्यादि, ये सब फ्री होता है इसमें, है ना। तो ये हो गया हमारा कॉमन मार्केट। कस्टम यूनियन का मतलब हो गया हम कस्टम नहीं, ड्यूटी नहीं लगाएंगे। ठीक है, कस्टम ड्यूटी किस पे लगती है? वस्तुओं पे लगती है। तो पहले ये वस्तु से रिलेटेड था, एक यूनियन बना लिया इन्होंने। अब वस्तुओं में क्या किया इन्होंने? सेवा प्लस और चीजों को दे दिया, और प्लस लेबर का भी मूवमेंट हो गया। तो वो हमारा बन गया कॉमन मार्केट। कस्टम यूनियन प्लस लोगों और सेवाओं का फ्री मूवमेंट, तो ये हमारा बन गया कॉमन मार्केट। ठीक है, अब इसके बाद आ गया हमारे पास इकोनॉमिक यूनियन। यह कॉमन मार्केट से भी आगे है। कॉमन इकोनॉमिक पॉलिसीज, सबकी कॉमन इकोनॉमिक पॉलिसीज। यूरोपियन यूनियन का मेंबर बनने के लिए कई सारी चीजें जरूरत होती है। जैसे यूरोपियन यूनियन ने शर्त रखी है कि इन्फ्लेशन इतना ही होना चाहिए। तो क्या हो गया? इन सभी देशों में कॉमन इकोनॉमिक पॉलिसीज होगी, है ना। इन सब देशों की कॉमन इकोनॉमिक, तो कॉमन इकोनॉमिक पॉलिसीज। कभी कभी कॉमन करेंसी भी हो जाएगी, है ना, कभी कभी कॉमन करेंसी भी हो जाएगी यूरोपियन यूनियन। ठीक है, कम करेंसी ऐड हो गई ना, दो चीजें ऐड हो गया तो कॉमन इकोनॉमिक यूनियन बन गया, कॉमन इकोनॉमिक पॉलिसीज और कॉमन करेंसीज।
ठीक है, तो ये हमारा बन गया इकोनॉमिक यूनियन। और जब सभी देशों की करेंसी एक हो जाएगी तो बन गई मॉनेटरी यूनियन, जब कई देश एक ही करेंसी का इस्तेमाल करें। यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन यूनियन में एक चीज ध्यान रखना है हमारे पास, यूरोपियन यूनियन में 27 देश हैं, लेकिन सभी देशों की एक करेंसी नहीं है ना, ये ध्यान रखना है। तो अगर 21 देश की एक करेंसी है तो हम इसे क्या कहते हैं, यूरो जोन कहते हैं। तो यूरोपियन यूनियन, यूरो जोन डिफरेंट हो गया हमारे पास, है ना। यूरोपियन यूनियन में 27 देश, यूरो जोन में देश। ठीक है, अब आसान भाषा में समझ लेते हैं। सबसे पहले प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, कस्टम यूनियन, कॉमन मार्केट, इकोनॉमिक पॉलिसी, मॉनेटरी वगैरह वगैरह आपने देख ही लिया। अब यहां पर मैंने एक दूसरा पार्ट शुरू किया, तो ये समझ में आ गया, अलग अलग सेक्शन बना है हमारा, सीपीए, सीसीए, कुछ एक दो और बच गया जिससे मैं आगे डिस्कस करूंगा। ठीक है, ओके। मेन जो है ये हमारा यही है, सीपीए, सीसीए, पीटीए, एफटीए। एक दो और डिफरेंट है जिसे हम आगे देखेंगे। अब यहां पर एक चीज हमें देखना है कि किन किन देशों के साथ हमारा क्या क्या है, कहां पर एफटीए है, कहां पर सीपीए है, कहां पर सीटीए है, ये है ना। याद तो अब इससे तो नहीं रखना है याद, पर अब हाँ, मतलब 22 ही तो देश हैं, 22 देश नहीं है, 22 देश प्लस ऑर्गेनाइजेशन, 22 है ना। तो एक बार देख लेते हैं, अगर याद रहा तो ठीक है, नहीं रहा तो भी ठीक है, ओके। तो यूरोपियन यूनियन भारत का 22वां फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पार्टनर माना जाए, तो बाकी कौन कौन से हैं आप देख लेते हैं। श्रीलंका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, नेपाल अलग ट्रेड डील हुई है, एक अलग ट्रेड डील है नेपाल के साथ, है ना, भाई बंधु है हमारा वो, तो अलग ट्रेड डील है। भूटान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, थाईलैंड के साथ एक अलग तरह की ट्रेड डील है, इसलिए मैंने यहां लिखा नहीं है, वो बहुत ज्यादा हमारे लिए जरूरी नहीं है। सिंगापुर CESA, ठीक है। साउथ कोरिया CEPA, मतलब देशों का एक बार याद रखना है, साउथ कोरिया भी है। जापान CEPA, मलेशिया CECA, मॉरिशस CECPA, थोड़ा सा बढ़ के मॉरिशस थोड़ा सा हमारा है ना ज्यादा बड़ा दोस्त है, कुछ नहीं है, सिर्फ नाम का फर्क है। यूएई के साथ हमने CEPA किया है, अभी अभी यूएई के साथ हमारा CEPA हुआ पड़ा है। ऑस्ट्रेलिया के साथ एक अलग तरह का है, ECTA, अजब अजीब नाम दे देते हैं, जानबूझकर परेशान करना है हमें, है ना। ऑस्ट्रेलिया के साथ ECTA, इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट, नाम को इधर से उधर कर दिया। ऑस्ट्रेलिया के साथ इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट, तोड़ दिया है किसी ने। ठीक है, अब कुछ ग्रुप्स हैं, एशियान, नाम सुना है हमने, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है। इन सब के साथ मैंने नीचे डील किया है, मैं आपको नीचे बताता हूं, बस हमें देखना है, इनके बारे में थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए। कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जिनके साथ हमने डील किया है, जैसे साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, नहीं है, चाइना के साथ नहीं है हमारा, चाइना के साथ एक अलग तरह का है, अभी मैं बताऊंगा। SAFTA, साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, सार्क के साथ। मर्कोसुर, मर्कोसुर से यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, इन सबसे क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में। मर्कोसुर देख लेना एक बार, मर्कोसुर क्या है। उसके बाद SACU, साउथ अफ्रीकन कस्टम यूनियन, साउथ अफ्रीकन कस्टम यूनियन। APTA, एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट। GSTP, ग्लोबल सिस्टम ऑफ ट्रेड प्रेफरेंसेस। SAPTA, सार्क प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग एग्रीमेंट, अफगानिस्तान के साथ हमारा प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, चिली के साथ प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, और यूरोपियन यूनियन के साथ अभी अभी हमने, सॉरी यूरोपियन यूनियन के साथ तो लास्ट में आएगा, उससे पहले यूरोपियन यूनियन से पहले हमने यूरोप के कुछ अन्य देशों के साथ एक अलग तरह का ट्रेड एग्रीमेंट किया था, जिसका नाम था EFTA, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन में हमने ये कुछ देश है, इसके बारे में मैं अभी आगे आपको बताऊंगा। इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा हम देख लेते हैं। 22वां पार्टनर हमारा यूरोपियन यूनियन है, तो इन देशों के साथ या इन ग्रुप्स के साथ हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जैसा कुछ कुछ किया है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जैसा कुछ कुछ, ठीक है। हमें ध्यान रखना है, अब सबके साथ क्या क्या है ये तो नहीं जरूरी है हमारे लिए, लेकिन किन किन देशों के साथ हुआ है, क्योंकि अभी इस तरह की चीज हुई है यूरोपियन यूनियन के साथ, तो इसलिए। अब कुछ इसमें से ऑर्गेनाइजेशन है जिनके बारे में मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया है थोड़ा सा, ताकि आपको हो सकता है पता ना हो। ये ऑर्गेनाइजेशन, तो ये इन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देख लेते हैं। इसके बारे में तो हमें पता ही है, SAFTA, साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इसके बारे में हमें पता ही है। मर्कोसुर के बारे में मुझे उम्मीद है कि आपको पता होना चाहिए मर्कोसुर क्या है। अब आ जाते हैं यहाँ पर SACU, साउथ अफ्रीकन कस्टम यूनियन। SACU देखो, साउथ अफ्रीकन कस्टम यूनियन, यह अफ्रीका का एक कस्टम यूनियन है। इसके सदस्य हैं साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना, नामीबिया, लेसोथो, एस्वातिनी। इनके साथ भी भारत ने एक डील किया है। ये मेंबर कंट्रीज आपस में फ्री ट्रेड करते हैं, बाहरी देशों पर कॉमन टैरिफ लगाते हैं, यानी यह सिर्फ FTA नहीं बल्कि कस्टम यूनियन है। भारत का संबंध, भारत ने SACU के साथ प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट किया
ठीक है। अफ्रीका के अंदर ये कुछ देश ऐसे हैं जिन्होंने आपस में एक एग्रीमेंट कर रखा है, इस ग्रुप के साथ भारत ने एग्रीमेंट किया हुआ है। उसके बाद आ गया हमारा एपीटीए, फुल फॉर्म एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट। पहले इसका नाम बैंकॉक एग्रीमेंट था, इसे क्वेश्चन भी पूछा गया एग्जाम में, बैंकॉक एग्रीमेंट। इसमें क्या है, इसमें सदस्य कौन कौन है, इंडिया, चाइना, साउथ कोरिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, ठीक है। एशिया पैसिफिक रीजन में टैरिफ रिडक्शन और ट्रेड को बढ़ाना, या डब्ल्यूटीओ फ्रेमवर्क के अंदर डेवलपिंग कंट्रीज का एक रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट है। ये कोई बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन एक रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट है। बस हमें ध्यान रखना है कि एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर भारत भी है और चाइना भी है, साउथ कोरिया, बांग्लादेश, श्रीलंका और लाओस भी है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा जीएसटीपी, ग्लोबल सिस्टम ऑफ ट्रेड प्रेफरेंसेस। ये डेवलपिंग कंट्रीज ग्लोबल साउथ के बीच ट्रेड कॉपरेशन के लिए बनाया गया है, साउथ साउथ कॉपरेशन के लिए, डेवलप कंट्रीज पर डिपेंडेंसी को कम करना, जिसके तहत यूनाइटेड नेशन, थोड़ा बहुत देख लो, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए ये सब, बस ये ग्रुप थोड़ा सा हमें याद रखना है। जीएसटीपी, ग्लोबल सिस्टम ऑफ ट्रेड प्रेफरेंसेस, ग्लोबल साउथ के जो कंट्रीज हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, ग्लोबल साउथ के जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उन्होंने आपस में एक खास तरह का ट्रेड एग्रीमेंट किया है, जिनमें कुछ बहुत ज्यादा डेवलपमेंट नहीं है इन सब चीजों में। साप्टा, सार्क प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, सार्क हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉपरेशन, सार्क का नाम हम लोगों ने सुना हुआ है। इसके मेंबर्स कौन कौन है, इनके बीच में प्रेफरेंशियल ट्रेड होता था, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना है कि अगर किसी देश के हम मेंबर हैं और हमारा उसके साथ प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट है या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, ऐसा कुछ एग्रीमेंट है, और अगर हमने उस देश को एनिमी देश डिक्लेयर कर रखा है, तो वो उससे बाहर हो जाता है ना, जैसा हमारा भारत का पाकिस्तान के साथ। तो ये ध्यान रखना है। अब एक इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पर जो न्यूज में भी है, अभी इससे क्वेश्चन भी आ सकते हैं एग्जाम में, वो है टीईपीए, टेपा, ठीक है। टेपा क्या है, ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। टेपा ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, यह एक प्रकार का व्यापक व्यापार समझौता ट्रेड एग्रीमेंट होता है, जिसमें केवल सामान गुड्स ही नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट, सर्विस, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक कॉपरेशन, इनोवेशन, स्किल डेवलपमेंट जैसी चीजें भी शामिल हो सकती है। ये टेपा हमने किसके साथ किया है, एक ऐसे ग्रुप के साथ किया है जहां पर बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है। तो हम वहां पर जब उसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा वो देश जो बहुत रिच है, जब बहुत देश रिच है तो वहां से इन्वेस्टमेंट आएगा हमारे पास, सर्विस, टेक्नोलॉजी आएगी, इकोनॉमिक कॉपरेशन हमारे लिए बेहतर होगा, उनके लिए बेहतर होगा या नहीं, इनोवेशन, वहां पर इनोवेशन है बहुत ज्यादा, स्किल डेवलपमेंट, ये सारी चीजों का फायदा हो सकता है। भारत का टेपा किसके साथ हुआ है, भारत का टेपा टीईपीए भारत ने 2024 में यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ साइन किया। यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ हमने टीईपीए साइन किया है। अब यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन में कौन कौन शामिल है, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लाइकेंस्टीन, ये चार देश हैं, ये चार देश हैं, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लाइकेंस्टीन। ये ध्यान रखना है कि ये चारों देश यूरोपियन यूनियन के मेंबर नहीं है। ये चारों के चारों देश, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लाइकेंस्टीन, ये चारों के चारों देश यूरोपियन यूनियन के मेंबर नहीं हैं। तो इनके बीच में आपस में एक समझौता है, इकोनॉमिक कॉपरेशन है, जिसे हम EF, इसे हम क्या नाम देते हैं, EFTA, ठीक है। यह एग्रीमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, इन्वेस्टमेंट, EFTA देशों ने भारत में लगभग 100 बिलियन US डॉलर इन्वेस्ट किया है या इन्वेस्ट करेंगे, आगे कमिटमेंट है, इन्वेस्ट करेंगे। जॉब्स, इसमें भारत में लाखों जॉब आने की उम्मीद है, इन्वेस्टमेंट होगा तो जॉब। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, कई सारे क्षेत्रों में टेक्नोलॉजी वहां से आएगी, फार्मा सेक्टर में, प्रिसीजन इंजीनियरिंग में, रिन्यूएबल एनर्जी, खासकर ये जो कई सारे देश हैं जिनमें रिन्यूएबल एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट, फाइनेंशियल सर्विस में। हाँ, भारत का यह एक ऐसा ट्रेड एग्रीमेंट माना जाता है जिसमें इन्वेस्टमेंट, कमिटमेंट, कमिटमेंट है, इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट है ना, जॉब क्रिएशन पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। यूपीएससी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने, टीईपीए साइंड विद 2024 EFTA के साथ, है ना, ये दोनों अलग अलग है, हमें ये ध्यान रखना है, EFTA इज नॉट इक्वल टू यूरोपियन यूनियन। स्विट्जरलैंड इसका सबसे बड़ा मेंबर है ना, ये जो है उसमें सबसे बड़ा मेंबर है स्विट्जरलैंड। और इंडिया, EFTA, टेपा, इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड एग्रीमेंट। ओके, तो ये एक हमारे पास आ गया टीईपीए क्या है। अब यहां पर एक है इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट, RCEP, RCEP, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। भारत इससे बाहर हो गया, इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, भारत 2019 में इससे बाहर हो गया है, चीन के बढ़ते इन्फ्लुएंस की वजह से, ये हमने पढ़ा भी है, तो इसके हमें बारे में ज्यादा नहीं पढ़ना है।
और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पर नॉर्डिक नेशन के बारे में भी दे दी है, नॉर्डिक नेशन थोड़ा हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत और नॉर्डिक देशों के बीच ट्रेड और इकोनॉमिक कॉपरेशन तेजी से बढ़ रहा है। नॉर्डिक कंट्रीज कौन कौन से हैं? स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड और आइसलैंड। ये ध्यान रखना है, कभी भी क्वेश्चन पूछा जाता है किसे कहा जाता है नॉर्डिक कंट्रीज, कौन कौन से इसमें शामिल हैं? स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड और आइसलैंड। अब भारत और नॉर्डिक कंट्रीज के बीच में जो रिलेशनशिप है उसमें बहुत भारत, आप समझ लो कि भारत के लिए बहुत फायदेमंद है। क्या भारत नॉर्डिक देशों के साथ एफटीए भारत का हुआ है? नॉर्डिक देशों के साथ हमारा कोई डायरेक्ट नहीं है, पर नॉर्डिक देशों के बीच में क्या है कि ये यूरोपियन यूनियन के कुछ देश मेंबर हैं और कुछ देश उसके मेंबर हैं, टेपा के मेंबर, है ना। तो हमारा क्या है इसके साथ, नॉर्डिक कंट्रीज के साथ इनडायरेक्ट रिलेशनशिप। इनडायरेक्ट रिलेशनशिप हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है आप खुद ही बता सकते हो। कई सारे नॉर्डिक कंट्रीज यहाँ ऐसे हैं जिन्होंने ग्रीन एनर्जी, जिनके यहाँ ग्रीन एनर्जी बहुत डेवलप कंडीशन में है ना। ये मैं थोड़ा सा हमें ये भी समझना है, मैं वो टॉपिक भी आपके साथ डिस्कस करूंगा नेक्स्ट डे, या आज कभी टाइम मिल गया तो मैं डिस्कस कर लूंगा कि ये कुछ देश ऐसे हैं जहां पर चिप कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्क हुआ है ना, जैसे फिनलैंड, जैसे स्वीडन, है ना, इन सब देशों में। तो उसे हम आगे डिस्कस करेंगे। तो भारत नॉर्डिक देशों के बीच में, भारत दो रास्ते से हमने डिस्कस कर ही लिया है, ये ईएफटीए के साथ और यूरोपियन यूनियन के साथ भारत ने साइन किया है। भारत नॉर्डिक समिट भी हो रही है, ये अभी समिट हो रही है, तो ये मैंने जानबूझ के यहाँ पर डाला चूंकि यूरोपियन यूनियन से रिलेटेड टॉपिक है ये, तो उसमें नॉर्डिक कंट्रीज के बारे में, क्योंकि वो नॉर्डिक कंट्रीज जो है वो भी यूरोपियन यूनियन के उसमें से भी मेंबर है, इसलिए मैंने जानबूझ के यहाँ पर डाल दिया है कि इंडिया नॉर्डिक समिट भी होती है एक, इंडिया नॉर्डिक समिट, भारत की एक समिट नॉर्डिक के साथ देशों के साथ होती है, जो अभी अभी हुई है एक समिट ऐसी, है ना। इस समय भारत के प्रधानमंत्री जो हैं वो गए हुए हैं नॉर्वे, और वहां पर उनका नॉर्डिक देशों के साथ समिट हुई है उनकी। ये नॉर्डिक देशों के साथ भारत की होने वाली तीसरी समिट है ना, ये तीसरी समिट है, तो उसे हम कभी अलग से देख लेंगे, मैंने वीडियो भी बनाया है वो भी मैं डाल दूंगा। तो भारत और नॉर्डिक देशों के बीच नियमित समिट होती है। हाल ही में समिट में फोकस रहा ग्रीन एनर्जी, एआई, क्वांटम टेक्नोलॉजी, आर्कटिक कॉपरेशन, ये बहुत ध्यान रखने वाला इंपॉर्टेंट, आर्कटिक कॉपरेशन, इससे भी क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया आर्कटिक कॉपरेशन से। क्लीन टेक्नोलॉजी, सप्लाई चेन, डिजिटल इकोनॉमी, है ना, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप समझ लो कि नॉर्डिक कंट्रीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों नॉर्डिक कंट्रीज इंपॉर्टेंट हैं? तो वो ऐसे देश हैं जो जहां पर समझ लो कि आप ऐसे कह सकते हो कि मतलब सो कॉल्ड सभ्य लोग ज्यादा रहते हैं वहां पर। सो कॉल्ड मतलब दुनिया में जो संस्थान जो ऐसे रिपोर्ट तैयार करती है, जिस रिपोर्ट में ऐसे देशों को, नॉर्डिक कंट्रीज को हमेशा ऊपर दिखाया जाता है ना, या तो पर कैपिटल इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सफाई के पॉइंट ऑफ व्यू से, खुश रहने के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैक्सिमम जो कंट्रीज, मैक्सिमम जो ऑर्गेनाइजेशन है जो इस तरह की रिपोर्ट बनाते हैं, उनमें नॉर्डिक कंट्रीज बहुत ऊपर है। तो ये एक अच्छी चीज होती है कि हम नॉर्डिक कंट्रीज के साथ थोड़ी दोस्ती भी करें, कुछ उनसे सीख भी लें, है ना, कुछ उनको सिखा भी दें। तो इसलिए नॉर्डिक कंट्रीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्डिक कंट्रीज के साथ भारत ग्रीन टेक्नोलॉजी, क्लीन टेक्नोलॉजी, ग्रीन हाइड्रोजन, विंड एनर्जी, सस्टेनेबल सिटीज, सेमीकंडक्टर, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, कई सारे सेक्टर हैं जहां पर भारत उनके साथ कॉपरेशन कर सकता है। फिनलैंड और स्वीडन हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज में बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्कटिक कॉपरेशन, नॉर्डिक कंट्रीज आर्कटिक रीजन के पास है। भारत क्लाइमेट रिसर्च, शिपिंग रूट, पोलर साइंस में इंटरेस्ट भारत का बढ़ रहा है। नॉर्डिक कंट्रीज के साथ हम आर्कटिक कॉपरेशन के साथ भी हम जुड़े हुए हैं। स्वीडन के साथ, मतलब ये सारे देश बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे, भारत में एक गाड़ी घूमती है वॉल्वो, है ना, हमें पता नहीं है वॉल्वो कहाँ की है, तो वॉल्वो जो है वो स्वीडन की कंपनी है ना। उसी तरह एरिक्सन, एरिक्सन स्वीडन की कंपनी है। IKEA स्वीडन की कंपनी है। तो इस तरह की चीजें भी हमें थोड़ी सी ध्यान रखनी चाहिए। नॉर्वे क्यों इंपॉर्टेंट है? नॉर्वे के बारे में आपको पता ही है, नॉर्वे में भी वही सारी चीजें हैं जो ऐसे देशों के पास हैं। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था जिसमें हमने कुछ छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, ये समझ में आया है कुछ? कर लोगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन? मैंने कोशिश किया जितने मैक्सिमम टू मैक्सिमम हो सकते हैं पार्ट, उनको मैंने यहाँ पर मैंने डील कर लिया है आपके साथ। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में छोटे छोटे कई सारे पार्ट, अलग अलग पार्ट होते हैं। वो कौन कौन से पार्ट हैं? पहला है प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, फिर है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, CEPA, CECA, कस्टम यूनियन, कॉमन मार्केट, है ना। इस तरह की कई सारी चीजें हैं इसके अंदर जो हमें थोड़ा अच्छी तरह से पता होना चाहिए। ठीक है, ओके, बंद करें।